हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्शल ऑनलाइन स्कूल। हम लोग लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लर्न कर रहे थे और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने 3 लॉज को डिस्कस कर लिया था। आज हम अपने 4th लॉ को डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बहुत ही आसान सा लॉ है। 3 लॉज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने पास जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट होगा जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा। तो यहाँ क्या बना रहा है, CO2, और यहाँ बना गया, यहाँ ले लेते हैं CH4। ठीक है, एक एलिमेंट है 2 डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ये हैं, ये मिलकर एक डिफरेंट कंपाउंड और फॉर्म करेंगे। यहाँ अपने पास आ गया H2O। यहाँ तक क्लियर। अपने पास एक एलिमेंट है जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर 2 कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, और जो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये एक और कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो अपने पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर जो कंपाउंड्स की संख्या होगी, कंपाउंड्स जो होंगे वो अपने पास 3 कंपाउंड्स होंगे। हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर 2 कंपाउंड्स लिए थे, 2 कंपाउंड्स थे उसमें। यहाँ कितने हैं, 3 कंपाउंड्स हैं। अब आगे चलते हैं। ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आगे क्या कहता है कि ये जो 2 कंपाउंड्स हैं जो कि एक कॉमन एलिमेंट के साथ मिलकर अपना कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उनका एलिमेंट्स का जो मासीज का रेशियो रहेगा, इन दोनों एलिमेंट्स का मासीज का रेशियो जो कि एक कॉमन एलिमेंट के साथ मिलकर फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने ग्राम काम में आ रहा है, अपने 4 ग्राम काम में आ रहा है। ऑक्सीजन कितने आ रहा है, 32 ग्राम। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:8। जो ये इन दोनों का रेशियो आया, ये इस कंपाउंड के रेशियो के या तो इक्विवेलेंट होना चाहिए या एक सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 16, तो यहाँ क्या हो गया, 1:8। इस रेशियो के इन दोनों कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है उनके इक्विवेलेंट है उसका रेशियो। तो ये समझो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। मतलब कि अपने पास एक कॉमन एलिमेंट था जिसके साथ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे थे, और ये 2 डिफरेंट एलिमेंट थे, इन्होंने कंबाइन होके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म किया। इनका जो कॉमन एलिमेंट का जो कॉमन एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड एलिमेंट जो मिलकर जो फॉर्म हुआ था उसका मास, इन दोनों का मास इसके मास के इक्विवेलेंट आना चाहिए, या तो इक्विवेलेंट आना चाहिए या एक सिंपल रेशियो के अंदर होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। दूसरा एग्जांपल देखो, अपने पास कार्बन है सल्फर के साथ एंड इधर ऑक्सीजन। सल्फर के साथ मिलके क्या बनाता है, ये CH2 बनाता है और इधर CO2 बनाता है। ठीक है, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, SO2 या SO3, कोई भी ले सकते हो आप। तो देखो इसमें देखो क्या होगा, जो कार्बन दोनों एलिमेंट्स में क्या है, दोनों कंपाउंड्स में क्या है, कॉमन है। इन जो कॉमन एलिमेंट के साथ जो दूसरा एलिमेंट है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स है, इनका मास का रेशियो निकालेंगे। सल्फर का कितना हो गया, यहाँ 64 ग्राम यूज में है, इधर 32, 64 का रेशियो कितना आएगा, 2:1।
ये जो रेशियो है या तो इसके रेशियो के इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर इसके रेशियो के सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आई ये बात? यहां का देखो रेशियो, यहां कितना आ रहा है 32 ग्राम यूज में हो रहा है सल्फर, और ऑक्सीजन कितना है 32, 1:1। क्या इसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन ये एक इसका मल्टीपल है वो। तो ये भी क्या कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ये तो हो गई लॉजिकल बात। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से चेक करना हो कि ये कंपाउंड्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करते हैं या नहीं करते, तो हम कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक देखो, अपने पास क्या था, CH4 था एक कंपाउंड था CO2, और थर्ड कंपाउंड था H2O। ठीक है, मतलब कि जो दो कंपाउंड्स रहेंगे उनमें एक एलिमेंट तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। दो कंपाउंड्स लिए हमने, इसमें एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है। दूसरा जो एलिमेंट रहेंगे, जो दो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट रहेंगे, वो दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ये चीज ये फॉलो करता है। अब जो अपने पास जो थर्ड जो कंपाउंड आएगा वो इन दोनों कंपाउंड जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनसे मिलकर बनेगा। तो यहां क्या बन रहा है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर तो बन रहा है कंपाउंड। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि अपने पास अगर 3 कंपाउंड्स गिवन हैं, उनके जो दो कंपाउंड्स में एक एलिमेंट कॉमन होगा, दो डिफरेंट रहेंगे, और जो थर्ड जो कंपाउंड जो अपने पास होगा उसका वो जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होगा। तो दैट्स मीन ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जो अपने पास ये था, ये क्या था, CH2 CO2 और इधर था SO2। मतलब कि यहां कार्बन क्या है, दोनों में एलिमेंट्स में क्या है, कॉमन है, और सल्फर और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। ये दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके थर्ड एलिमेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं यहां भी। तो ये भी क्या कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है। मतलब 3 कंपाउंड्स में, दो कंपाउंड्स में एक एलिमेंट तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, दो एलिमेंट क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और जो थर्ड कंपाउंड होगा वो दो जो डिफरेंट एलिमेंट से उनसे बना हुआ होगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे भी हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को चेक कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू भी। और डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अपना ये है, जहां एक कॉमन एलिमेंट रहेगा जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के क्या बनाएगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा, और जहां कंपाउंड्स होंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड्स रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में वो 3 कंपाउंड्स होंगे। ये चीज बेसिक चीज, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहीं से ही, या मैं डेफिनेशन लैंग्वेज को इसी से मैच कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लैंग्वेज इसकी नोट्स। तो हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं डायरेक्टली। दैट इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसको हम लॉ ऑफ गैलियस और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये लॉ क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, gas combine in ratio of their volume to form product or compound। ठीक है, यहां तक क्लियर?
मतलब कि, और इसके बाद क्या होगा, इफ ए, जो प्रोडक्ट अपने पास आएगा, अगर प्रोडक्ट क्या है, इफ ए प्रोडक्ट इज गैस, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम in simple ratio of product, reactant, मतलब कि ये सारी चीजें फॉलो होती है नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। इसका रिलेशन एक्चुअली में उससे है, हम लोग पढ़ते हैं PV इजिकल टू NRT, है ना, PV इजिकल टू NRT। यहां प्रेशर कांस्टेंट है, R पहले से कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, अपने पास N2 गैस है, N2 क्या है, गैस, 2H3 क्या फॉर्म कर देगा, गिव्स NH3 अमोनिया, ठीक है। अब देखो यहां इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मोल, इसका 3 मोल, और इसका जो अपने पास प्रोडक्ट आया इसका 2। ये एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसको यूज हम क्यों करते हैं, सपोज करो अपने पास इसमें 150 ग्राम क्या है, 150 ml हाइड्रोजन है, तो 150 ml हाइड्रोजन के लिए अपने को कितनी नाइट्रोजन की नीड होगी, कितना है ये, 3 मल्टीपल, तो यहाँ 50 ml यूज होगी, 150 ml के लिए 50 ml नाइट्रोजन यूज होगी, और ये 50 ml एंड 150 ml हाइड्रोजन मिला के अपने पास जो अमोनिया आएगी वो कितनी आएगी, 100 ml आएगी। यही ये ला था, सिंपल सा ला था। इसमें जो वॉल्यूम होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो क्या रहेगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। जैसे कि यहाँ आया वॉल्यूम ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहेगा, सिंपल सा बात ये। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, देखो एवोगैड्रोज लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, all volume of gaseous equal volume of gas at similar condition of temperature pressure, similar condition of temperature and pressure will contain equal number of moles and molecules.
जो इसमें याद रखने वाली चीज है वो है एटम्स में भी डिफरेंट, एटम्स में भी डिफरेंट, मतलब कि अपने पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसियस है, मतलब गैस है अपने पास, काफी गैस है जिनका वॉल्यूम क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है, सभी गैसेज का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, लेकिन उसके एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं उन गैसियस के, लेकिन मॉलिक्यूल्स और मोल्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ये भी जो एप्लीकेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी के एप्लीकेशन से आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के एप्लीकेशन से ही आता है ये लॉ भी। ठीक है, तो देखो क्या है, अपने पास ये डिफरेंट डिफरेंट गैस है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैस है। एक गैस और ले लो, SO2, SO2। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट गैस है, इनका वॉल्यूम सेम है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दिया हमने, क्या कर दिया, टेम्परेचर सेम कर दिया, R पहले से चेंज है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स काउंट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, N इजिकल टू PV इजिकल टू RT, मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स क्या आ जाएंगे इनके, N, इसका भी N मोल्स। ठीक है, मतलब कि सभी गैसेज का जो मोल्स हैं वो क्या है, एक है, क्या आ रहे हैं अपने पास, N आ रहे हैं। अगर इसके अपन को मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N इंटू Na, N इंटू Na, N इंटू Na, N इंटू Na, N इंटू Na। मॉलिक्यूल्स भी अपने पास क्या आ गए, सेम आ गए, लेकिन जब हम एटम की बात करें, एटम्स में भी डिफरेंट, मतलब कि सभी गैसेज के अंदर एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या थे, मोल्स क्या है, सेम है सभी गैसियस के, मॉलिक्यूल्स भी सेम है। नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ गैस यहाँ कोई फायदा नहीं है नेचर ऑफ गैस को बारे में दिमाग लगाने का, क्योंकि नेचर ऑफ गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है इस चीज के इस पर। अब एटम्स देखो, यहाँ कितने एटम्स हैं, 3N इंटू Na हो जाएगा, यहाँ 2N इंटू Na, आगे 3N इंटू Na, और नेक्स्ट क्या है 5N इंटू Na। मतलब कि एटम्स अपने पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं। एटम्स देखो यहाँ सेम भी हो गए, क्योंकि इनके अंदर जो एटोमिसिटी थी दोनों कंपाउंड्स में वो क्या थी, सेम थी एटोमिसिटी, मतलब एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। तो यहाँ इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ इनकी एटोमेटिसिटी क्या थी, सेम थी। तो यही चीज को बताता है एवोगैड्रोस लॉ। आगे चल के हम इस लॉ को यूज करेंगे। थैंक यू। आज से ही अपना ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे।